प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कम से कम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। वैसे इसमें 75 क्वेश्चन ही होंगे इस पेपर में, लेकिन 75 दोनों आप जोड़ लीजिए कितना होता है, तो 150 क्वेश्चन लगभग में आप देखेंगे। क्योंकि मैं एक प्रश्न को बताऊंगा तो उससे जुड़े हुए और 2-3 प्रश्न वहां से तैयार आपके होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस पेपर को मैं बहुत ही बारीकी के साथ सॉल्व करूंगा। 2024-25 का पेपर है, 25-26 के लिए, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, और जिनका भी माइनर में पेपर लगा हुआ है, राम मनोहर लोहिया या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, माइनर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जिनका भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, जैसे कि डीडीयू की ऑब्जेक्टिव होती थी उसके लिए, वैसे डीडीयू का सिलेबस अलग है। ठीक है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। डीडीयू के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बेसिकली चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते गुरुजी इसको लेकर के पेपर सॉल्व करवा दीजिए, कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं। तो आइए मैंने आपको पेपर में दिखाने का प्रयास करता हूं कि पेपर कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये संविधान संशोधन? तो ये हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बेटा? 1976 में संशोधन हुआ था। इमरजेंसी का पीरियड था। आपको बता दूं कि ये संविधान संशोधन की बात की जाए, पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। संविधान संशोधन में बहुत सारे बदलाव किए गए। इसमें कम से कम आप देखते हैं इसमें 100 से अधिक जो है तमाम चीज़ों को बदल दिया गया। और आप देखेंगे कि ये जो संविधान संशोधन है 42वां, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप देखते हैं समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इसी में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में, और अखंडता, ये 3 शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए। संविधान में प्रस्तावना जो होती है उसको कुंजी कहा जाता है संविधान की, उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कहा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं होता जल्दी, क्योंकि वो मूल ढांचा होता है, लेकिन इसमें 3 शब्द जोड़े गए 1976 में। पहला शब्द है समाजवादी, ठीक है, दूसरा शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म, और तीसरा शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर तमाम सारे क्वेश्चन तैयार हुए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य सूची में दिए गए विषय कितने होते हैं? देखिए, 3 प्रकार की सूची होती हैं। 7वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया होता है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारा को लेकर के, विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां, उसको लेकर के 3 सूची बनाई गई हैं। राज्य सूची पर विषय राज्य सरकार बनाती है, दूसरी है केंद्र सूची, उस पर विषय केंद्र सरकार बनाती है, उन विषयों पर कानून, और तीसरा होता है समवर्ती सूची, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती हैं। ठीक है, तो आपका जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय शामिल हैं? राज्य सूची में मूलतः 61 विषय शामिल हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 61 विषय जो है राज्य सूची में शामिल है। लेकिन पहले मूल रूप से देखेंगे तो 66 विषय पहले शामिल थे, लेकिन अब जो है इसमें कम कर दिया गया है, और इसमें कुल मिलाकर के 5 जो है विषय जो है हट गए हैं। यानी अब वर्तमान में देखेंगे तो 61 विषय कुल मिलाकर के इसमें शामिल हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। राज्य सूची पर विषय कौन बनाता है? तो ये राज्य सरकारें बनाती हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा वगैरह, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय से पुलिस, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में मोदी जी कानून नहीं बना सकते हैं, तो वो योगी बाबा ही बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न है, संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है? संविधान अवशिष्ट शक्तियां, जो संविधान की अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्ति ऐसी शक्ति, अवशिष्ट माने वैसे तो मलबा होता है, यानी जो बचा कुचा भाग होता है उसको अवशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची में जो विषय शामिल नहीं होते हैं, कोई नया विषय या कोई ऐसा विषय जो किन सूचियों में शामिल नहीं होता है, उन पर विषय कौन बनाता है? केंद्र सरकार, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 248 अनुच्छेद 1 है संविधान का, 248 नंबर अनुच्छेद, उसके तहत वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र के पास है, यानी कि संसद के पास है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 3 सदन, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के अंग कितने हैं? 3 अंग होते हैं। सदन की बात की तो एक होता है लोकसभा, ठीक है, और एक होती है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डायरेक्ट तौर पर नहीं जाते हैं। लोकसभा की बात की जाए तो इसको निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक 5 साल पर भंग हो जाती है। राज्यसभा को
राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं क्योंकि ये एक प्रकार से भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। लोकसभा के जो सांसद होते हैं इनका चुनाव जनता चुनती है और उसमें भेजते हैं। लोकसभा में सीट कितने हैं? 550 अधिकतम सीटों की संख्या है। राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिकतम कितनी है? 250 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, राज्यसभा कम पावरफुल है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर जो है इसमें से छटनी होती है और जो है सांसदों को निकाला जाता है, उनको सेवानिवृत्त दिया जाता है। लेकिन 6 साल एक सदस्य का कार्यकाल होता है, प्रत्येक दूसरे साल में जो जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है उनको निकाला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है बेटा? केंद्र सरकार के पास होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, संसद के तीसरा अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के संसद अधूरा माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना संसद का कोई भी कानून जो होता है, अधिनियम नहीं बनता है, पास नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई? तो करो या मरो का नारा दिया था यम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। जब ये महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था, 1942 का आंदोलन बेटा, महात्मा गांधी एकदम से थक चुके थे आंदोलन करके, ठीक है, जनता उनसे एक प्रकार से खुश रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे अहिंसा का जो पाठ वो पढ़ाते रहते थे हमेशा, उसको लेकर के गांधी जी से कभी कभी कुछ लोग खफा हो जाया करते थे। ऐसे में गांधी जी ने जब अगस्त क्रांति यानी अगस्त के महीने में 1942 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस दौरान ये नारा दिया गांधी जी ने, करो या मरो का नारा दिया, जनता को छोड़ दिया कि भाई करो या मरो, अब जो करना है करो, उसको लेकर के मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन आगे वाली लाइन भी बोल दी कि धर्म हिंसा तथैव चा, धर्म हिंसा, अगर हिंसा के लिए मतलब धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ी तो वो भी एक प्रकार से कर सकते हैं। चले, वीडियो रुक गई थी यार, मैं कम से कम जो है जब आधे घंटे ओवर पढ़ा गया और उसके बाद फिर देखा तो मैं देखा कि वीडियो रुका हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पहुंचा था हम? ये हो गया था। तो संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास। चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो एम के गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो मैंने बताया था अम्बेडकर जी ने भाग लिया था, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? चलिए देख लीजिए भाई, पहला गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था कब? पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था, ठीक है। दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक है, 1932 में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। गांधी अरविंद समझौता भी इसी में हुआ था और तभी गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, बंबई में, ठीक है। किस डेट को हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो A.O. ह्यूम ने की थी, अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम, ठीक है, पूरा नाम उनका है। ब्रिटिश पदाधिकारी थे लेकिन ये रिटायर थे और भारतीयों को कहा कि एक संगठन के द्वारा आप जो है इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उस समय बंबई में जो है क्या नाम, पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, चूहों से जो बीमारी होती है उसको प्लेग कहते हैं, तो प्लेग फैला हुआ था, इसीलिए जो है इसको बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? तो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के, ठीक है। चित्तरंजन दास की अगर बात की तो ये अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी जाती है। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इस पार्टी के यानी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके सचिव हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका महोदय, प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए समाचार पत्र का क्या नाम है? तो उनका जो द्वारा जो समाचार पत्र लिखा गया उसका नाम है केसरी। केसरी समाचार पत्र की अगर बात की बेटा, तो केसरी समाचार पत्र जो था किस भाषा में प्रकाशित था? मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। और एक दूसरा इनका समाचार पत्र था, उसका नाम था मराठा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? तो मराठा समाचार पत्र जो था बेटा ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का था। बाल गंगाधर तिलक की बात की तो ये गर्म दल के नेता थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, देश बंधु चित्तरंजन दास।
10वां नंबर प्रश्न आपका, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। 1911 वह समय था बेटा जिसमें दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन, उस समय लॉर्ड हार्डिंग नाम का एक वायसराय हुआ करता था, उसके शासन का, उसी का शासनकाल था भारत में। 1911 में बंगाल विभाजन जो था, उस समय 1905 में बंगाल विभाजन का बिल आया था और उसका विरोध बहुत सारी जनता भारत की कर रही थी। जनता पूरा सड़कों पर थी। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि जो बेल्स के यानी जो यहाँ ब्रिटेन में जो है बेल्स वाला जो इलाका है, वहाँ के शासक थे, वहाँ के जो है प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनको भारत में आना था। ठीक है, तो उनके स्वागत की तैयारी चल रही थी। ऐसे में पूरी भारतीय जनता जो है सड़कों पर उतरी थी और बंगाल विभाजन का विरोध कर रही थी। ऐसे में लॉर्ड हार्डिंग को जो है वापस करना पड़ा। ठीक है, अपना बिल जो है वापस लेना पड़ा और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इसी दौरान जो था उनका क्या नाम है, इसी दौरान उनका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, उसका नाम है जो है जन गण मन अधिनायक जय हिंद, जो आज भारत का राष्ट्रगान है हमारे। ठीक है, जिसका जब गाते समय हम गर्व से छाती अपनी चौड़ी कर लेते हैं। वो राष्ट्रगान जो है उनकी भतीजी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सरला देवी ने इनकी स्वागत में, प्रिंस ऑफ वेल्स की स्वागत में, जॉर्ज पंचम की स्वागत में गाया था। ठीक है, पहली बार। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ये बात ध्यान रखेंगे। प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 12 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए गांधीवादी विचार, समाजवादी विचार और उत्तर बौद्धिकतावादी विचार, तीनों विचारों में बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बात और ध्यान रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक शामिल किया गया है। आपसे पूछेगा संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। ये बात ध्यान रखेंगे, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया बेटा? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से जो है इसको लिया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देख पा रहे हैं। प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। द्वैध शासन व्यवस्था की अगर बात की बेटा, तो 1919 का जो अधिनियम आया था, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतों में कर दी गई थी। 1919 को क्या बोलते हैं बेटा? 1919 को और एक नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू आपसे पूछेगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को बोलते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 के अधिनियम को बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, जिसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो एक प्रकार से गवर्नर जनरल थे और मतलब कि वायसराय थे, और जो ये थे चेम्सफोर्ड, ये भारत मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1909 के अधिनियम को ऐसे ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मार्ले। उस समय कौन थे? मार्ले कौन थे बेटा? मार्ले जो थे वायसराय थे और मिंटो कौन थे? भारत मंत्री हुआ करते थे। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसलिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको कहा जाता है। 1909 को मार्ले मिंटो कहते हैं और 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 नंबर का ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात ध्यान रखेंगे। जो टिक लगा हुआ है वो सही नहीं है, ये बात मत ध्यान रखिएगा कि जो टिक लगा हुआ वही सही है। ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरा टिक लगाना, जो टिक लगा हुआ है, इसका जो है पुष्टि शुक्ला पॉइंट नहीं करता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास नहीं थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो होती है किसके पास होती है? संसद के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जज की संख्या को बढ़ाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी की संख्या बढ़ाना जजों की, तो उसकी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। संसद इस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान का यह संसद को जो है शक्ति देता है, संसद को अधिकार है, भारतीय संसद को, कि वह कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकती है कितनी होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? बताएं। तो प्राक्कलन समिति जो होती है बेटा, प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी, इसमें जो होते हैं जितने भी सदस्य शामिल होते हैं वो सब के सब लोकसभा के सांसद ही होते हैं। यानी कि इसमें, अच्छा अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से चुने हुए सांसद ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है,
भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल निरोधक कानून या अधिनियम के संबंध में प्रावधान दिया गया? दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? देखिए, जो आपकी 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसी के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान की बात की तो मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां शामिल थीं, जिसके बाद में फिर 9वीं अनुसूची शामिल की गई। 9वीं अनुसूची की बात की तो इसमें बेटा क्या है, 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं चेक कर सकती, इस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची शामिल की गई। आपकी 10वीं अनुसूची की अगर बात की तो ये 1985 में शामिल की गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो दल बदल कानून से रिलेटेड है। फिर 11वीं अनुसूची बाद में शामिल की गई है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 1973-74 में शामिल की गई है। 1993-94 में 73वां संविधान संशोधन 1992-93-94 के आसपास 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। जैसे ग्राम सभा में प्रधान का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत में बीडीसी और ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत में जिला पंचायती का चुनाव, ठीक है, ये सब नगर निगम पार्षदी इन सभी का चुनाव जो होता है वो आपका 12वीं अनुसूची से रिलेटेड है, यानी कि ये आपका नगर निगम से रिलेटेड है। नगर निगम से रिलेटेड कौन सा बेटा? नगर निगम से रिलेटेड है 12वीं अनुसूची। ग्राम पंचायतों से उनसे रिलेटेड है आपका 11वीं अनुसूची। तो ये आपकी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची ही थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे मूल संविधान में, ठीक है। अगला को 17 नंबर प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर एक राज्य बना था। इसकी डेट है कब इसकी उत्पत्ति हुई थी, आंध्र प्रदेश का बना था 1 अक्टूबर को बना था, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार 1900 मतलब आपका क्या हो जाएगा 21 का, ये अनुच्छेद 21 का ये शामिल किया गया है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, 2002 की बात है बेटा। 2002 में 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। इसमें जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें कहा गया कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को हर एक माता पिता का कर्तव्य भी होगा कि बच्चे को पढ़ाए, और ये उसका मौलिक अधिकार भी बच्चे का है कि उसको शिक्षा ग्रहण करनी है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी ये बात बताई गई है कि जो है राज्य या देश जो होगा व्यवस्था करेगा 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य यही है, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय लेता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का एक प्रकार से जो निर्णय लेता है वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, यानी कि लोकसभा का स्पीकर ऑफ लोकसभा। धन विधेयक के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्णय लेता है और अंतिम निर्णय लेता है, वही सर्वोपरि होता है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को उतना ज्यादा एक प्रकार से शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में मनोनीत करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो राष्ट्रपति जो होता है इसको करते हैं कला से रिलेटेड होता है, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका चुका 21 नंबर क्वेश्चन से, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है बेटा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के द्वारा होता है। एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, एकल संक्रमण मत के द्वारा इसका चुनाव जो होता है क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, उसके तहत राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है बेटा? फटाफट, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है बेटा किसके द्वारा होता है? ये एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली होती है, उसी के तहत होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो, यदि कोई मंत्री राष्ट्र जो है क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद इस्तीफा देती है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। एक मंत्री की हार पूरी सरकार की हार मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संघ की कार्यकारी शक्ति संविधान के द्वारा निहित है। प्रश्न है, संघ की कार्यकारी शक्ति संविधान के द्वारा निहित है। तो बी ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा जो है निहित होती। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य चीज होता है ओरिजिनल तौर पर वो आपका राष्ट्रपति ही सब कुछ नहीं करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया होता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर ही सब कुछ होता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत का वह एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। निर्विरोध मतलब राष्ट्रपति के मतलब कि कोई और नहीं लड़ा था, तो उसका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1977 ईस्वी का समय था बेटा, जब ये एक प्रकार से निर्विरोध रूप से भारत के छठे राष्ट्रपति चुने गए थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, क्लियर। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायालय मतलब वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं या जो जज होते हैं वो न्यायाधीश मतलब कि अध्यक्ष को शपथ दिलवाते हैं। बाकी राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाता है, उपराष्ट्रपति की शपथ दिलवाता है। ठीक है, सभी की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है अधिकतर। वित्तीय संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है। वित्तीय संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा जो है अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा हुआ है। भारतीय संविधान का 360 अनुच्छेद जो होता है ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए एक प्रकार से बताता है कि भाई राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लगता है कि देश में अगर धन की कमी है या दिक्कत है तो वो कर सकता है, लेकिन अभी तक भारत में ऐसी नौबत नहीं आई है और भगवान न करे कभी आए। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद किस में? भारत के किस अनुच्छेद के तहत बताएं? अनुच्छेद 356 जो होता है बेटा, अनुच्छेद 356 जो होता है ये किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला अनुच्छेद होता है। 356 का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मुख्यमंत्री अच्छे तरीके से काम नहीं करता है या मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा देना होता है या लगता है कि भाई संसद उनका जो विधानसभा है सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 356 के द्वारा। 352 जो होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, ये क्या है बेटा? 352 अनुच्छेद किस में है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात किस अनुच्छेद में? 352 में है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, 360 में क्या है बेटा? वित्तीय आपातकाल 360 में है। ठीक है, जो अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन 356 में है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। ये तीनों शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं, बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है और वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री से एक बार परामर्श जरूर लेता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? 28 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। जबकि यहाँ पर देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 29 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान, ये क्या है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य होते हैं, भारतीय प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के ए के तहत भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य को करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि ये बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ मानना पड़ता है, मतलब कि नैतिक कर्तव्य है उनका, मॉरल कि वो माने। जैसे चोरी ना करना ये मौलिक कर्तव्य, लेकिन आप चोरी करते भी हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उसको लेकर कोई आपको चोरी करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी? मूल कर्तव्य इस समय कितने हैं? मूल कर्तव्य 11 हैं बेटा। मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहले जो है मौलिक कर्तव्य जो थे 10 हुआ करते थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात करता है।
31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की बात करी गई है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 30 में अनुच्छेद 31 में था, जो कि अब जो है हटा दिया गया है। अब एक वित्तीय अधिकार, अब ये क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं बचा है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 विधि की समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति जन्म लिंग स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत खत्म करता है। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है, यानी कि कोई राजा धीराजा महाराज परम भट्टारक ये सब उपाधियां आप धारण नहीं कर सकता है। ये सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपका ये मैंने इसका निचोड़ दिया पूरा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका अभ्यास दंडनीय है। अस्पृश्यता को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि नौकरी वगैरह में किसी भी पद पर किसी कोई व्यक्ति है उसको एक प्रकार से प्रोन्नति या पदोन्नति में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, इसमें बताया गया है, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बाकी आपकी अगला है अनुच्छेद 22 वगैरह में। अगला है आपका भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड के, बिल्कुल इंग्लैंड से अपनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है, ठीक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है जबकि भारत में एकल नागरिकता है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है बेटा, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमेरिका, एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया? 34 नंबर ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका 34 नंबर का क्या हो जाएगा? अमेरिका, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? अमेरिका इज राइट आंसर, ठीक है, लगा देंगे भैया अमेरिका, ठीक है। ये बात आप ऑस्ट्रेलिया के समय, हालांकि इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, लेकिन जो इसका तो जो तर्ज है वो आपका अमेरिका का है। 35 नंबर प्रश्न है मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में किस पार्टी का गठन किया गया था? मैंने ऊपर बताया था स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी, स्वराज पार्टी, ठीक है। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, सचिव थे मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका भैया 36 नंबर। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी उपस्थित थे, ये बात ध्यान रखें। बाकी किसी में गांधी जी नहीं गए थे, ये बात 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। 37 नंबर प्रश्न है न्यायिक पुनराविलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? न्यायिक पुनराविलोकन की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है, ठीक है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको, ठीक है, कि अगर कोई कानून जो है बनाया जाता है और उस कानून में संविधान का उल्लंघन किया गया है तो संविधान का जो आपका रक्षक होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है दोबारा से उसकी जांच करता है और उसको एक प्रकार से निरस्त कर देता है अगर संविधान के खिलाफ हुआ तो। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे त्यागपत्र, अपना पद त्याग का अपना पत्र संबोधित किसको करना चाहिए? तो यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का जो पत्र होता है वो एक प्रकार से उपराष्ट्रपति को देता है वो, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद भारतीय संविधान का 56, अनुच्छेद 56 का फर्स्ट का ए अनुच्छेद जो है उसमें राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ये पूरा मेंशन किया गया है। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? वो राष्ट्रपति को देता है अपना इस्तीफा। 39 नंबर, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर डिपेंड करता है? इसको कहा था KT शाह ने, प्रोफेसर KT शाह ने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करने के लिए कहा था। KT शाह साहब, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 40 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर के बनता है? तो भारत में इस समय 33 कुल मिलाकर के न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट में 33 जो है जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 32 जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 34 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 41 नंबर बताएं फटाफट से। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा, अध्यक्ष करेगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? अतिवादी कौन नहीं था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अतिवादी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे अतिवादी नहीं थे। अतिवादी मतलब क्या होता है कि जो एकदम से इस जो है एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि जैसे लाल बाल पाले गरम दल के नेता, तो इन्हीं को एक प्रकार से अतिवादी कहा जाता है। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तीनों जो है गरम दल के नेता हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे नरम दल के नेताओं में से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में कब आरंभ की गई बेटा? तो 1909 के अधिनियम से शुरू हुआ था। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इस बात का मेंशन किया गया था, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में क्या लिखा है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। उसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भारत करेगा, ये बात लिखी हुई है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? बताएं। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसमें आप जो है भाषण दे सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, आप घूम सकते हैं कहीं पर, आप कहीं पर बस सकते हैं, कहीं पर धंधा व्यापार कर सकते हैं, आप जो है सभा सोसाइटी बना सकते हैं, आप कोई संगठन का निर्माण कर सकते हैं। ये सब बातें बताई गई अनुच्छेद 19 के तहत। बोलने की स्वतंत्रता भी यहीं पर बताई गई है अनुच्छेद 19 के ए के तहत। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो होता है। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है बेटा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक प्रकार से राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के का में शामिल किया गया, यानी कि फोर्थ का ए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ का ए। भारतीय संविधान में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हुई थी, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का में शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य पहले शामिल किए गए थे। रसिया के संविधान से, यानी रूस के संविधान से इसको लिया गया भारतीय संविधान में। बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल बेटा 5 साल का होता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है सदस्यों का वो 6 साल का होता है। लोकसभा के सांसद का कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा का सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा हुआ था? संविधान सभा गठन जो होता कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर को 1946 में आया था। ठीक है, उसी के प्रस्ताव के तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है? मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं बेटा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार बिल्कुल अनुच्छेद 19 में कहा गया है। संगठन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में कहा गया, ये भी है। पुरुष और स्त्रियों के को समान काम करने के लिए समान वेतन, ये आपका नीति निर्देशक तत्व है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका है, आपका अनुच्छेद 23-24 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन है, ये एक नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, बाकी सारे मौलिक अधिकार हैं, जबकि आपका जो सी में दिया है ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रारूप किस देश से लिया गया है? बताएं। 51 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रारूप जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में इस बात का पूरा मेंशन किया गया संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में पूरी जानकारी बताई गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? जो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। पहले 7 थे, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था, अब वो मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार बनकर के ही रह गया है।
तो अब क्या है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का रक्षक, बेटा फटाफट से बताने का प्रयास करें। मौलिक अधिकारों का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, बताएं। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। इसमें एक प्रकार से हटा दिया गया था, यानी कि अब ये जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको अब शामिल कर दिया गया, जो अनुच्छेद 31 में पहले था उसको हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार अब मात्र एक कानूनी अधिकार बन करके रह गया है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी भारत में आप केवल भारत के नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, नागरिक नहीं हो सकते। ठीक है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। 56 नंबर क्वेश्चन से, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान का कुछ हिस्सा जो था बेटा वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुका था, बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, तो करेक्ट आंसर आपका सी ही लगेगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अब 26 जनवरी आपकी आ ही रही है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो नहीं थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दो मतलब मात्र एक अध्यक्ष की बैठक तक के लिए बनाए गए थे, जब पहली अध्यक्षता हुई थी इसकी संविधान सभा की, तो चूंकि वृद्ध थे सबसे ज्यादा, तो उन्हीं को बना दिया गया था। बाकी सर्वसम्मति से राजेंद्र बाबू को चुना गया था, उसके 2 दिन बाद जब हुआ था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 58 नंबर क्वेश्चन है, सन 1909, प्रश्न आपका क्या है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे कौन से नाम से पुकारा जाता है? तो 1909 के अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, सचिव कौन थे उस समय? लॉर्ड मार्ले। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक 59 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम, मैंने आपको बताया भी था, AO ह्यूम। 1885 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कितने सदन हैं? उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से हैं आपके? एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है, और देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो वास्तविक वो प्रधानमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, चीफ मिनिस्टर। 62 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति स्वयं करता है, और राष्ट्रपति जब तक नहीं चाहता तब तक राज्यपाल बना रहता है। ठीक है, राज्यपालों को एक प्रकार से हटाने का प्रावधान तो है, लेकिन राज्यपाल जो है उसका कोई समय सीमा नहीं होती। जैसे राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, राज्यपाल का कोई समय सीमा नहीं होती। 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक जो होता है बेटा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में ही जाता है, ये राज्यसभा में इसको नहीं पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा का नेतृत्व, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त करता है उसी का नेता जो होता है वो लोकसभा का एक प्रकार से नेतृत्व करता है। वैसे अध्यक्ष इसके जो होते हैं बैठक का संचालन करते हैं, लेकिन नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन है? भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, जल थल नभ तीनों का। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बेटा फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन? संसद और राज्य विधानमंडल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विधायक और सांसद मिलकर के वोट देते हैं राष्ट्रपति को। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल का जो बच्चा हो चुका है वो वोट डाल सकता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के बाद मतदान की आयु जो है 21 साल पहले हुआ करती थी, उसको घटा करके 18 साल कर दी गई थी। 1989 के बाद से 18 साल के बच्चे वोट डालने लगे हैं। 68 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? तो 2017 से प्रभावी हुआ, 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 को मैंने अपना घर छोड़ दिया था और मैं कानपुर चला गया था, इसी डेट को जिस दिन जीएसटी लागू हुई थी। वस्तु एवं सेवा कर इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि से लागू हुआ था और उस समय मैं ट्रेन में था जब ये लागू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सार्वजनिक पर्स का संरक्षक किसे माना जाता है? बताएं, सार्वजनिक पर्स का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सार्वजनिक पर्स का संरक्षक माना जाता है किसको बेटा? किसको माना जाता है?
वो माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कैग जो होता है सरकारी खर्चों का ऑडिट करता है और उसे लोक वित्त और पब्लिक पर्स का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखता है कि भाई कितना खर्चा कहाँ पर कर रहा है व्यक्ति। 70 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के माध्यम से अंगीकृत किया गया था इसको। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्यों के संबंध का अध्ययन किया है? तो बताएं, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किसने किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 71 नंबर बिल्कुल सरकारी आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ था। सरकारी आयोग मुख्य कार्य क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का संतुलन स्थापित करना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 72 नंबर क्वेश्चन आप देखें बाबू। प्रश्न है, केंद्र और राज्य की विधायिका केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि यानी कानून बना सकती हैं? तो ये जो है आपराधिक कानून, क्रियाविधि पर, विवाह समझौता और हानि, आर्थिक और सार्वजनिक योजना, इन सभी पर कानून बना सकती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 के फर्स्ट प्रावधान किस वर्ष लागू होंगे? ठीक है, तो ये अनुसूची मतलब किस पर लागू होंगे? तो ये अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 75 प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट के अंतर्गत। ठीक है, यह औपचारिक प्रमुख होता है, बाकी कार्यकारी का कार्य जो होता है उसके नाम से चलाया जाता है, और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया पूरा का पूरा, मैंने ये सॉल्व कर दिया है आपका, ये पूरा पढ़ा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बीए करिकुलर दोनों चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको पीडीएफ प्राप्त करना हमारे से जुड़ना है व्हाट्सएप से, क्लास जो है हमारे ग्रुप से जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप से, उसके लिए फीस है 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम और किस सेमेस्टर में है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस जो है वो इस समय चल रही है मात्र 150 रुपये फीस में। जिनको जुड़ना जुड़ सकते हैं, फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, स्कैनर आप के पास मैं भेजूंगा, उस पर आपको मात्र फीस जमा करनी 150 रुपये। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलता रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर का पूरा 6 महीने तक की क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। इसमें आपका को करिकुलर वाला भी आपको मिल जाएगा, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट विथ आंसर शीट। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।